हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस में। आज की क्लास में देखिए हम एसएससी सीपीओ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और साथ में इसके अंदर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं टीसीएस के द्वारा, एसएससी के द्वारा, ठीक है, और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो उनका एक बार एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आपको आपके एग्जामिनेशन में थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो शुरू करते हैं, क्लास को आगे बढ़े उससे पहले आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रामबाण इलाज बता देते हैं, दैट इज एसएससी टेस्ट सीरीज। परचम ने एसएससी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है जिसके अंदर आपको 5500 क्वेश्चंस मिलेंगे, कम नहीं होते। 220 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप मिलेगा, टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लेवल को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलती है और रेगुलर अपडेशंस भी इसकी होती रहती है। ठीक है, तो ये पूरा एसएससी टेस्ट सीरीज आपको परचम क्लासेस की ऐप पर मिलेगा, आप लोग इनरोल कर सकते हैं जल्दी से जाके। और ये कुछ बैचेस चल रहे हैं इकोनॉमी के, पॉलिटी के, पूरे रिकॉर्डेड बैच है ये मेरे। जिसको भी कभी इकोनॉमिक्स या पॉलिटी समझ नहीं आई है या कुछ भी नहीं पता इकोनॉमिक्स या पॉलिटी के बारे में, बिल्कुल जीरो से ये जो बैचेस हैं वो बनाए गए हैं आप लोगों के लिए। पीडीएफ्स भी साथ में हैं, आप लोग उनको डाउनलोड कर सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप अपने हिसाब से जो टॉपिक पढ़ना है, पहले पीछे जो पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो। अगर कोई डाउट आते हैं तो आप हमारे टीचर्स के साथ यानी मेरे साथ डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी साथ में ही मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप लोग इनरोल कर सकते हो परचम की ऐप पर जाके, इसको भी काफी फायदेमंद आपको ये बैचेस होने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज में जाइए या फिर हमारा कंप्लीट जो बैच है एसएससी जनरल अवेयरनेस का वो ले सकते हो, सेपरेट बैचेस ले सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटीज आप लोगों के लिए है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है डैश इज द मनी विच इज accepted as a medium of exchange because of the trust between payer and pay। पेयर और पेई के बीच में जो ट्रस्ट है जिसके कारण, मतलब कि जैसे देखो हमने ना कोई चीज ली, हमने कोई सामान लिया और हम ये पैसे दे रहे हैं किसी को और वो सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है उसको, तो ये एक ट्रस्ट ही तो है कि हाँ जी ये गांधी जी वाला नोट आरबीआई की स्टैंप है तो ये बिल्कुल सच्चा है। ठीक है, तो ऐसे पैसे को क्या कहते हैं जो हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, उस पैसे को कहते हैं हम फिड्यूशरी मनी। क्या कहते हैं? फिड्यूशरी मनी। आपने एक शब्द सुना होगा लीगल टेंडर, तो ये लीगल टेंडर भी वही होता है कि वो पैसा, वो फिड्यूशरी मनी जो लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर मतलब एक्सेप्टेबल बाय ऑल। ठीक है, तो फिड्यूशरी मनी इसका आंसर आ जाएगा। फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी वो होता है जिसको कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी लॉन्च कर रही है या जो पेपर करेंसी, पेपर कॉइन या फिर डिजिटल फॉर्मेट के अंदर उपलब्ध हो। दो शर्तें पूरी करनी पड़ती है फिएट मनी को, या तो पेपर की फॉर्म में हो या फिर कॉइन की फॉर्म में हो और उसको सेंट्रल अथॉरिटी ने लॉन्च किया हो। और दूसरी शर्त क्या पूरी करनी होती है फिएट मनी को? ये कि सेंट्रल अथॉरिटी ने लॉन्च किया हो। ठीक है, तो ये फिड्यूशरी मनी, फिएट मनी, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी। तो फिड्यूशरी मनी जो है उसको लीगल टेंडर भी कहते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल। ठीक है, आगे बता दूंगी फुल बॉडीड मनी क्या होता है, टोकन मनी क्या होता है, ये सब मनी में मैंने समझाए भी हैं लेक्चर में। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। अब देखो क्या कह रहा है ये, आरबीआई उधार दे रहा है, आरबीआई लेंड कर रहा है, आरबीआई लेंड कर रहा है फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म किसको? बैंक्स को, बैंक्स को उधार दे रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? बदले में बैंक क्या रख रहा है? कुछ कोलेट्रल रख रहा है। बदले में बैंक कुछ कोलेट्रल रख रहा है, इट मे बी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इट मे बी गोल्ड, कुछ कोलेट्रल रख रहा है। ठीक है, जिसमें बैंक ये कहता है आई विल रीपरचेज दिस कोलेट्रल। ये एक एग्रीमेंट होता है कि मैं रीपरचेज कर लूंगा इस कोलेट्रल को। बैंक कह रहा है कि मैं मेरा गिरवी छुड़वा लूंगा आपसे। ठीक है, तो ये क्या है? रेपो, रीपरचेज ऑप्शन, रेपो रेट, जहां पे आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए उधार देता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो में आरबीआई उधार लेता है, रेपो में आरबीआई उधार देता है। ठीक है, बैंक रेट में सेम प्रोसेस है, बस ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। बैंक रेट में सेम प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म हो जाएगा और कुछ भी कोलेट्रल यूज नहीं होता। ठीक है, सीआरआर क्या होता है? जो भी एनडीटीएल का एक फिक्स अमाउंट आरबीआई के पास रखा जाता है कैश की फॉर्म में, जो कैश रिजर्व रखा जाता है आरबीआई के पास हर बैंक के द्वारा, उसको सीआरआर कहते हैं। तो अभी इसका आंसर क्या है? रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए,
कहता भारत में माइक्रो फाइनेंस आंदोलन औपचारिक रूप से डैश द्वारा पायलट आधार पर डैश में शुरू किया गया था। द माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट इन इंडिया वाज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन अ पायलट बेसिस बाय द डैश इन डैश। देखो ये जो मूवमेंट था माइक्रो फाइनेंस का, ये नाबार्ड ने लॉन्च किया था, नाबार्ड ने किया था। और कब किया था ये? 1994 में। ठीक है, ये एक माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट था जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे लोन्स जो हैं वो उधार में दिए गए थे एग्रीकल्चरल काम के लिए, तो वो नाबार्ड ने दिए थे 1994 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैंक्स इशू केसीसी टू सपोर्ट क्रेडिट इन एग्रीकल्चर। केसीसी का मतलब क्या होता है? सिंपल है, किसान क्रेडिट कार्ड होता है। क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following has been designated as the self-regulatory organization for microfinance institution in India? इनमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए भारत में। ठीक है, तो वो कौन सा है? वो साधन है। दिस इज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो माइक्रो फाइनेंस के काम को देखता है। दिस इज साधन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When the commodity value of money is less than the monetary value of money, it is called। अब समझो यहां पे वो सवाल आ गया। एक शब्द होता है टोकन मनी, ठीक है, टोकन मनी, और एक शब्द होता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी किसको कहते हैं? जिसकी बॉडी फुल है। फुल बॉडीड मनी मतलब बॉडी भरी पड़ी है भाई किसी चीज से, बॉडी फुल है। अब समझो दिस इज गोल्ड कॉइन, दिस इज गोल्ड कॉइन। ठीक है, इसके ऊपर भी 10 रुपीज लिखा है, गोल्ड का है। दिस इज स्टील कॉइन, इसके ऊपर भी 10 रुपीज लिखा है, इसके ऊपर भी 10 रुपीज लिखा है। अब तुमने ना दोनों को ठोक पीट के बेचना है। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, अगर तुम इस 10 रुपए वाले गोल्ड के कॉइन को ठोक पीट के सुनार के पास लेके जाओगे, गोल्ड स्मिथ के पास लेके जाओगे, तो वो इसको झट से ले लेगा, क्योंकि इसको पता है इसकी मॉनेटरी वैल्यू कम है, इसकी फेस वैल्यू कम है, बट अंदर जो इसकी कॉमोडिटी है ना जिससे ये बना है वो बहुत प्रीशियस है। सेम क्वेश्चन देखो, कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इज लेस। ये क्या कह रहा है? जब कॉमोडिटी वैल्यू तो लेस है और मॉनेटरी ज्यादा है। यहां पे आप क्या कह रहे हो? भाई इसकी बॉडी तो गोल्ड से भरी पड़ी है, मॉनेटरी चाहे कुछ भी हो, फेस वैल्यू चाहे कुछ भी हो, बट ये तो गोल्ड का है, बड़ा प्रीशियस है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फुल बॉडीड मनी। बिकॉज बॉडी यानी कि इसकी जो इंटरनल वैल्यू है वो ज्यादा है एक्सटर्नल वैल्यू से। ठीक है, इसको कहते हैं फुल बॉडीड करेंसी। यहां देखो इसकी मॉनेटरी वैल्यू है 10 रुपए, और आप इसको कबाड़ी वाले के पास लेके जाओगे ना, ऐसे ठोक पीट के इसको कबाड़ी वाले के पास लेके जाओगे, वो इसको लेगा ही नहीं। क्यों? क्या कहेगा? मैं क्या करूं इसका? क्या है ये? ना तो इसमें वजन, ना ये कुछ और मेटल, क्या करूं मैं इसका? तो ये है क्या है? टोकन मनी, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा है बट इसकी जो कॉमोडिटी है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 2000 का नोट है, पर 2000 के नोट को जिस कागज से बनाया है उस कागज की वैल्यू नहीं है ना बहुत ज्यादा, तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी नहीं कहते। ये कौन सी मनी होती है? ये फिएट मनी है। ये फिएट मनी है, यानी फिएट मनी इनको सेंट्रल अथॉरिटी लॉन्च कर रही है, और ये या तो पेपर की फॉर्मेट में होंगे, या कॉइन की फॉर्मेट में होंगे, या डिजिटल फॉर्मेट में होंगे। इनको हम फिएट मनी कहते हैं, टोकन मनी भी कह सकते हो आप इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है रीजनल रूरल बैंक एक्ट कब पास हुआ था? ये 1976 में हुआ था। हालांकि पहला जो आरआरबी था, फर्स्ट आरआरबी जो है वो 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को बन गया था। कहाँ पे? मुरादाबाद में। ठीक है, कहाँ बन गया था? मुरादाबाद में बन गया था, ये यूपी में। ठीक है, जिसका नाम था प्रथम बैंक। नाम क्या रखा था उसका? प्रथम बैंक। और इसका एक स्पॉन्सर बैंक था, स्पॉन्सर बैंक था इस प्रथम बैंक का। स्पॉन्सर बैंक कौन बना था? वो बना था सिंडिकेट बैंक। ठीक है, उसका स्पॉन्सर बैंक बना था सिंडिकेट बैंक। तो जो ये फर्स्ट आरआरबी लॉन्च हुआ था 1976 में, कानून बना था 1976 में, बैंक बन गया था 1975 में। इंदिरा गांधी जी ने बनवाया था। विच ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मनी? यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, यूज्ड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको पता है स्टोर ऑफ वैल्यू सेकेंडरी फंक्शन है मनी का, मैंने फंक्शंस ऑफ मनी करवाए थे। मेजर ऑफ वैल्यू प्राइमरी फंक्शन है मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्राइमरी फंक्शन है मनी का। तो तीनों ही फंक्शन है, आंसर क्या आ जाएगा? ABC, तीनों ही मनी के फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच बैंक इज रेफर टू एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट? मतलब जब सारे दरवाजे चित हो गए तो लास्ट में आपकी मदद करने के लिए कौन सा बैंक आएगा? अंतिम उपाय का ऋणदाता। कौन मदद करेगा? आरबीआई करेगा। तो सेंट्रल बैंक जो है, जो आरबीआई जो है, वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कहलाता है। नेक्स्ट है, एट अ रीजनल रूरल बैंक द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो ये बदल गया है हालांकि, पर ये पुराना क्वेश्चन है, मतलब ये आया था लगभग 2017 में। जो चेंजिंग आई है आरआरबी के एक्ट में वो 2018 में आई है।
मैं बता देती हूँ आपको दोनों ही बातें। पहले क्या होता था, मतलब बिफोर 2018 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर होता था वो होता था 50%, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर होता था दैट वाज 35%, और स्पॉन्सर बैंक का जो शेयर होता था दैट वाज 15%, ठीक है, ऐसे होता था। लेकिन 2018 में आरआरबी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, आरआरबी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, और यहां पे क्या कर दिया, कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक ये तीनों मिलके करेंगे 50% शेयरिंग, ठीक है, और बची हुई 51% शेयरिंग, और बची हुई 49% ये जो है वो जो प्राइवेट लोग हैं वो इसके अंदर पैसा डाल सकते हैं। पर ये क्वेश्चन पुराना है तो इसलिए यहां पे आंसर क्या दिख रहा है आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 50%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारत के अंदर पहला डेवलपमेंट बैंक कौन सा था, ये था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई। आईडीबीआई 1964 में बना था, इससे पहले ही इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ, कितने साल के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, 4 ईयर्स के लिए, कितने ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आरआरबी वर एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डैश ऑन रूरल क्रेडिट, किसकी सलाह पर आरआरबी बनाया गया था, नरसिम्हन कमेटी आई थी, 2 बार आई थी, नरसिम्हन 1 नरसिम्हन 2, तो नरसिम्हन 1 ने भी कहा था आरआरबी बनाए, नरसिम्हन 2 ने भी कहा था आरआरबी बनाए, तो नरसिम्हन कमेटी के कहने पर ये बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आरबीआई इज इनकरेक्ट, आरबीआई के बारे में क्या गलत है, ठीक है। इन 1931 में the Indian Central Banking Inquiry Committee revived the issue of the establishment of RBI as the Central Bank of India, बिल्कुल सही बात है। जो इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी आई थी उसने कहा था कि आरआरबी बना दो। आरबीआई कमीशन ऑपरेशन इन 1935, बिल्कुल सही, 1 अप्रैल 1935 को इसका जो काम है वो शुरू होता है ना। 1929 में हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था, बिल्कुल गलत, 1926 में किया था। हिल्टन यंग कमीशन ने तो किया था बट 1926 में किया था। आरबीआई एक्ट जो है वो 1935 में इनेक्ट हुआ। वैसे इसमें 2 गलत दिखा रहा है, आरबीआई एक्ट जो है वो इनेक्ट तो होता है, बन जाता है 1934 में, ठीक है, बन तो जाता है 1934 में, बट इट वाज इनेक्टेड इन 1935, इनेक्टेड इन 1935, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट बिकॉज इन 1926 हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था, ठीक है। वो इनेक्ट कह रहा है इसलिए ये सही है, अदरवाइज वो कहता ना कि एस्टैब्लिश्ड या फॉर्म्ड, आरबीआई एक्ट फॉर्म्ड, वो 1934 था, इनेक्ट हुआ था 1935 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The dash was nationalized in the year 1949. 1st of January 1949, 1st of Jan 1949 को क्या इस्टेब्लिश हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। इस्टेब्लिश क्या मतलब, नेशनलाइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी डू बेसल 3 नॉर्म्स बिलोंग, बेसल 3 नॉर्म्स, बेसल 3 स्विट्जरलैंड की एक जगह है, स्विट्जरलैंड में एक प्लेस है बेसल, ठीक है, वहां पे 3 बार मीटिंग हुई है, तो तीसरी बार में जो रेगुलेशंस आए हैं, जो नियम बने, उसको बेसल 3 के नाम से जानते हैं। और इसने यही कहा था कि हम दुनिया के अंदर बैंकिंग रिफॉर्म्स कैसे ला सकते हैं, हमें क्या क्या करना पड़ेगा जिससे हमारे बैंक बचे रहे, तो वो क्या था, बैंकिंग सेक्टर से डील करता है, किससे, बैंकिंग सेक्टर से डील करता है बेसल 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, इनमें से क्या एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो है वो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है द क्लीन नोट पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय द आरबीआई इन द ईयर, क्लीन नोट पॉलिसी कि जितने भी जिनका सॉइल रेट जो है वो बहुत हाई हो चुका है, जो बिल्कुल ऐसे खराब से हो चुके हैं, ठीक है, तो क्लीन नोट पॉलिसी आई थी 1999 में, कब आई थी, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट विच कैन बी रेमिटेड थ्रू आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट के थ्रू मिनिमम अमाउंट क्या आएगा, आरटीजीएस में आप कम से कम कितना पैसा दे सकते हो, आपको पता है ये
रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट के अंदर बड़ी अमाउंट जाती है, तो कम से कम 2 लाख रुपए आप इसमें भेज सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 1000 करोड़ भी भेज सकते हो, कम से कम 2 लाख, ठीक है, उसने कम से कम ही पूछा है। ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम अ पर्सनस अकाउंट टू अनदर पर्सन इन हुज नेम इट हैज बीन इशूड। एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है, ये टुकड़ा कहता है पे टू परचम क्लासेस, पे टू परचम क्लासेस, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, इतना अमाउंट 1 लाख, और यहां पे मैंने साइन कर दी, अपने डेट डाल दी, ठीक है। अब ये मैं बैंक में देके आ रही हूं। अब बैंक जो है बंद गया है कि मेरे खाते से, मेरे अकाउंट से परचम क्लासेस में 1 लाख रुपए देने ही देने हैं, क्योंकि मैंने उसके नाम पे इशू किया है। तो इस कागज को क्या कहेंगे? इट्स वेरी सिंपल, इसको चेक कहेंगे। ये क्या है? ये चेक है। एंड हु इज द फादर ऑफ चेक? ये है लॉर्ड रिपन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ कंट्रीज फाइनेंशियल सेक्टर डन जॉइंटली बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF इन डेवलपिंग एंड इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज? इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, डेवलपिंग इकोनॉमीज फाइनेंशियल ऑडिट स्कीम, फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम, फाइनेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक ऑडिट स्कीम। कहता है कि जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है, दोनों ने डेवलपिंग और इमर्जिंग मार्केट के लिए जॉइंटली किस चीज का कॉम्प्रिहेंसिव और इन डेप्थ एनालिसिस किया है? फाइनेंशियल सेक्टर को इवेल्युएट या मॉनिटर करने का, इकोनॉमी की मतलब फाइनेंशियल ऑडिट स्कीम लेके आए हैं, फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम लाए हैं, या फाइनेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक ऑडिट स्कीम लाए हैं। तो ये लेके आए थे डेवलपिंग फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम, ये दोनों मिलके फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम लाए थे, जिससे क्या होगा, ये असेस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे चीजों को और फिर अच्छी सलाह देंगे। इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ है? 1935 में, पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया व्हाट डज G स्टैंड्स फॉर? RTGS, real time gross settlement, then G stands for gross. Next question है, in which year was the Security Appellate Tribunal established in India? Securities Appellate Tribunal कब बना था? हाँ, कब बना था? ये 1994 में बना था, जहां पे आप अपनी शिकायतें कर सकते हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। नेक्स्ट है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द RBI, ये अगेन फिर से हो रहा है कि कितने समय के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, तो 4 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रिएटेड फॉलोइंग द पैसेज ऑफ द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इनटू स्टेट ओनरशिप? कहता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? 1921 में बना था, ठीक है। इसका स्टेट ऑनरशिप कब हुआ? जब इसको SBI नाम दिया था। तो स्टेट का ऑनरशिप कब हुआ था? जब इसको SBI नाम दिया था। 1955 की ये बात है, तो आंसर क्या आएगा? 1955, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ अ बैंक वुड यू एसोसिएट द टर्म कोलेट्रल? कोलेट्रल किसके साथ जुड़ा हुआ है? कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? गिरवी, संपार्श्विक कह दो या गिरवी कह दो। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कलेक्शन ऑफ चेक, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स या एडवांसेस लेने के लिए हम कोलेट्रल को रखते हैं, गिरवी रखते हैं, तो आंसर क्या आएगा? ग्रांटिंग लोन्स एंड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी? सिडबी का पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको बताना है हेडक्वार्टर कहाँ है सिडबी का। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, और सिडबी बना था 1990 में, ठीक है। हेडक्वार्टर बताना है आपको। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल? कौन मदद करता है अगर किसी के पास अगर कोलेट्रल नहीं है? तो इनमें से किसकी मदद होती है? बिना कोलेट्रल होने पे भी किसको लोन मिल जाता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप को। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कोलेट्रल की नीड नहीं है, क्लास 9th इकोनॉमी के अंदर दिया हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसको जरूरत नहीं होती है कोलेट्रल की लोन लेने के लिए, तो आंसर क्या आएगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द RBI ऑफ इंडिया ऑल्सो एक्टेड एज द सेंट्रल बैंक फॉर डैश टिल अप्रैल 1947। 1947 तक RBI ने और किसके सेंट्रल बैंक की तरह काम किया? तो ये म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार के सेंट्रल बैंक की तरह भी हमारे RBI ने काम किया। इन विच ईयर वॉज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 12 जुलाई 1982 में हुआ था।
सिक्स्थ 5 ईयर प्लान चल रहा था, ठीक है। इन सिक्स्थ 5 ईयर प्लान जो 1980 से 1985 तक चल रहा था, उसके दौरान 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दिस इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 1982। Which aspect of the financial system do the Basel norms focus on? Basel norms किससे जुड़े हुए हैं? पहले भी आया है, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज हुआ? 1 जनवरी 1949 में। ये देखो अलग अलग शिफ्ट्स में आए हुए हैं, इसलिए क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई नेशनलाइज हुआ। एक ही सवाल अलग तरीके से पूछा जा रहा है ना। वेयर इज द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ आरबीएल बैंक लोकेटेड? आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है? सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, मुंबई के अंदर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 3 डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक? ये डीसिप बैंक क्या होते हैं, इसको समझो। देखो जब बेजल 3 नॉर्म्स हो रहे थे, बेजल 3 मीटिंग चल रही थी जब स्विट्जरलैंड में, तो ये कहा गया कि ऐसे ऐसे बैंक्स को छांटिए, अपने अपने देश के ऐसे ऐसे बैंक्स के नेम बताइए जिसके बर्बाद होने पर पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ेगा। जो खराब हो जाए तो पूरी दुनिया के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। तो भारत के पास ऐसा कोई बैंक नहीं था जिसके खराब होने पे पूरी दुनिया प्रभावित हो। भारत ने कोई नाम नहीं लिया। लेकिन जब इंडिया की बारी आती है कि ऐसे बैंक तो हैं, माना ऐसे बैंक नहीं है जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी, बट ऐसे बैंक तो है जिससे भारत प्रभावित होगा, कि जो बैंक बर्बाद हो जाए तो भारत की इकोनॉमी पूरी प्रभावित हो जाएगी। तो हमने ऐसे बैंक चुन लिए और उनको डीसिब नाम दिया। क्राइटेरिया क्या है डोमेस्टिक सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक की लिस्ट में आने का? आपका जो वैल्यू है, आपके जो बैंक का वैल्यू है, वो 2% ऑफ जीडीपी से ज्यादा होना चाहिए। 2% ऑफ जीडीपी से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप डीसिब कहलाएंगे, ठीक है। आपका जो कैपिटल है, जो आपके पास कैपिटल है, वो 2% ऑफ जीडीपी से ज्यादा होना चाहिए। तो इंडिया के अंदर ऐसे 3 बैंक थे, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, ठीक है। पीएनबी नहीं है इसमें, याद रखेंगे। ये 3 बैंक जो है वो डीसिब की कैटेगरी में आते हैं। उनमें से एक आपको यहां दिख रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यही डोमेस्टिक सिस्टमिक इंपॉर्टेंट बैंक की लिस्ट में है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू कॉल द अमाउंट ऑफ मॉनेटरी ऑफ अदर रिटर्न्स आइदर अर्न्ड और अनअर्न्ड अक्रूइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? जैसे मैंने किसी का काम कर दिया, ठीक है, मैंने कहा, उसने कहा था मुझे कि मैं आपको 500 रुपीज इस काम के दूंगा या दूंगी। मैंने काम कर दिया, मतलब अभी मैंने अर्न करे हैं या वो देगा अभी पैसा, मतलब दे चुका है या देगा। दोनों ही कंडीशन में वो मेरा क्या है, वो मेरी इनकम है, ठीक है। चाहे अभी उसने दिए हैं या चाहे देने का वादा किया है, दोनों ही केस में मेरी इनकम है। ये अर्नड है या अनअर्नड है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज नॉन एज इनकम। Dash is an alphanumeric code that uniquely identifies a bank branch participating in the NEFT system. NEFT system, जब आप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम करते हो तो आपसे एक कोड मांगा जाता है कि आपके बैंक की ब्रांच क्या है, आपने ये बैंक, कौन से बैंक के अंदर आपका खाता है, बैंक की ब्रांच कौन सी है आपकी। तो उस कोड को हम क्या कहते हैं, आईएफएससी कोड। कौन सा कोड होता है, आईएफएससी कोड, आप सबको पता है इसके बारे में। What happens to Indian exports when the Indian rupee is devalued? जब इंडिया का रूपी डीवैल्यू हो जाता है तो एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो इंडिया ने अपनी करेंसी को डीवैल्यूएशन किया है, जानबूझ के अपनी करेंसी को वीक किया है। कब कब? 1949 में, 1966 में और 1991 में। 3 बार हमने अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन किया है। क्यों किया है? टू बूस्ट एक्सपोर्ट, टू बूस्ट एक्सपोर्ट। अब आप कहेंगे मैम डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट कैसे बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये ए केस है, ये बी केस है। ए केस में $1 50 रुपीज के बराबर था, बी केस में हमने उसको डीवैल्यू कर दिया, 30 रुपए के बराबर कर दिया। अब ए केस में मान लीजिए कोई इंसान आ रहा है, अमेरिका से कोई व्यक्ति आया, अमेरिका से कोई व्यक्ति आया, उसके पास $1 है, ठीक है, $1 है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे है एक आइसक्रीम खा ली, ठीक है। दिस इज अ वेरी अजीब सा एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। उसने एक आइसक्रीम खा ली, $1 उसके पास था, आइसक्रीम का कॉस्ट था 50 रुपीज। कितना? 50 रुपीज। तो $1 उसने दिया, उसको बदले में 50 रुपीज मिले और उसने वो आइसक्रीम खा ली, वो वापस अमेरिका चला गया।
सेकेंड टाइम जब वो फिर अमेरिका से आता है वही आइसक्रीम खाने, उसके पास अब भी $1 था, उसके पास अब भी $1 था। हमने इसको 80 कर दिया, हमने इसको वीक किया ना, हमने इसको वीक किया, ठीक है, $1 80 के बराबर कर दिया। अब उसको कितने मिले $1 के बदले 80 रुपीज के बराबर उसको मिले, क्योंकि अब हमारी करेंसी वीक हो चुकी है, डी वैल्यू हमने कर दी थी, $1 के बराबर 8। ये वही आइसक्रीम वाली पार्लर पे जाता है और कहता है मुझे वही आइसक्रीम दे दो, ठीक है। अब इसको किसने क्या देखा कि 50 रुपीज की आइसक्रीम भी मिल गई और 30 रुपीज वो मुझे चेंज भी दे रहा है, वापस भी दे रहा है वो 30 रुपीज। मतलब अब उस व्यक्ति को क्या लग रहा है कि पहले तो मुझे $1 में सिर्फ एक आइसक्रीम ही मिल रही थी, अब $1 के अंदर आइसक्रीम के साथ 30 रुपीज भी मिल रहे हैं, यानी इंडिया तो बहुत सस्ता हो गया है। इंडिया सस्ता हो गया है तो हमें यहाँ पे ऑर्डर भेजने चाहिए और हम माल बना बना के विदेशों में भेजेंगे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, ठीक है। तो टू बूस्ट एक्सपोर्ट हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं, एक्सपोर्ट बिकम चीपर, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, ठीक है, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है इससे। चलते हैं आगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंट्रोड्यूसेस अ न्यू फॉर्म कॉल्ड फॉर्म 26 AS4। ये जो 26 AS है ये एक फॉर्म है, ठीक है, जो नए तरीके के स्टैंडर्ड को मैच करता है इंटरनेशनल लेवल पे। ये टैक्स पेयर्स का एक फॉर्म होता है। The legal provisions governing the management of foreign exchange reserve are laid down in the RBI Act। कहता है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो मैनेजमेंट है, वो आरबीआई कौन से एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर लिखा हुआ है कि किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कोलेट्रल? कोलेट्रल का मतलब क्या है? ये एक एसेट है गवर्नमेंट का जिसको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, नहीं। ये एक एसेट है that a borrower owns and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid। yes, गिरवी होता है ना, ये गिरवी क्या होता है? जिसको उधार लेने वाला यूज कर रहा है किस चीज के लिए? ताकि लेंडर को दे दे इस गिरवी को जब तक लोन रीपे नहीं कर पा रहा, कि ठीक है तुम मेरा ये कड़ा रख लो, तुम मेरे बैंगल रख लो, ठीक है, जब तक मैं लोन रीपे नहीं करती, जब मैं लोन रीपे कर दूंगी ये बैंगल मुझे दे देना और लोन तुम्हारा। ये क्या है? मैंने गिरवी रख दिया, ठीक है, मैंने गिरवी रख दिया। तो कोलेट्रल क्या है? एक एसेट है कि जहां पे लेंडर को दिया जा रहा है वो एसेट कि जब तक हम लोन रीपे नहीं करते तब तक आप इसको ले लीजिए, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर विल बी बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द आरबीआई लिबरलाइज द लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए आरबीआई ने कब लाइसेंस लिबरलाइज किया था? दिस क्वेश्चन ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसको सर्च करो ताकि आपको दो बातें और पता लगे, इसको भी कमेंट सेक्शन में बताओगे। पहला मैंने पूछा सिडबी का हेडक्वार्टर, सिडबी का हेडक्वार्टर मैंने आपसे पूछा। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा है जो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बैंक रेट? समझो, एक तरफ है आरबीआई, एक तरफ है कोई भी बैंक, मैंने मान लिया एसबीआई, और इसको चाहिए उधार, इसको चाहिए पैसा। एसबीआई कह रहा है मैं लॉन्ग टर्म की बोरोइंग लेना चाहता हूं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेना चाहता हूं, ठीक है, और मेरे पास कोलेट्रल भी नहीं है, नो कोलेट्रल। अब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई इसको उधार देगा फॉर लॉन्ग टर्म विदाउट टेकिंग एनी कोलेट्रल, उसको हम बैंक रेट कहेंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय कमर्शियल बैंक टू आरबीआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय शेड्यूल्ड बैंक एट विच आरबीआई लेंड्स ओवरनाइट, एक रात के लिए। It is the rate of interest payable by consumer to commercial bank. It is the rate of interest payable by RBI to commercial bank. RBI थोड़ा ना पे करता है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट तो कमर्शियल बैंक पे कर रहा है आरबीआई को। तो आंसर क्या आएगा? ए। द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? पूरी स्टॉक मार्केट ही कौन रेगुलेट करता है? सेबी करता है। कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The total liability of the monetary authority of the country, Reserve Bank of India, called total liability, जितना पैसा आरबीआई में छपा है, टोटल लाइबिलिटी, उसको क्या कहते हैं? हाई पावर्ड मनी। इसको एम नोट से डिनोट करते हैं एंड दिस इज हाई पावर मनी। Which section of RBI Act empowers the central government to supersede the RBI board and issue directions considered to be necessary in public interest to the RBI after consulting the governor of the bank? क्या कहता है? आरबीआई और सरकार के बीच में कोई विवाद हो जाए, आरबीआई मान नहीं रहा गवर्नमेंट की, ठीक है,
और सरकार को अपनी बात मनवानी है पब्लिक इंटरेस्ट का नाम लेके। अब पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ऐसा होता ही है, पब्लिक इंटरेस्ट में ये कर रहे हैं हम। तो गवर्नमेंट कौन से सेक्शन का, कौन से सब सेक्शन का यूज करके आरबीआई के बोर्ड की बात को सुपरसीड कर सकती है? ये है सेक्शन 7। कौन सा है? सेक्शन 7। आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 7 इस चीज को एम्पावर करता है कि जब कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो सरकार की चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज नेशनलाइज्ड इन 1949? फिर से आ गया क्वेश्चन, आरबीआई को नेशनलाइज किया था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स प्रिंट्स द करेंसी नोट्स इन इंडिया? करेंसी नोट कौन प्रिंट करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई तो करेंसी प्रिंट करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? मॉनेटरी पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। एंड फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाता है। ठीक है। आरबीआई विच एक्ट एज अ बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन? कब एस्टैब्लिश हुआ था आरबीआई? 1 अप्रैल 1935 को। कहां पे? कोलकाता में। कहां पे? कोलकाता में। बाद में इन 1937 इट वाज शिफ्टेड टू बॉम्बे। ठीक है, इट वाज शिफ्टेड टू बॉम्बे, जिसको मुंबई कह रहे हो, बाद में इसको बॉम्बे ले गए थे। आज हेडक्वार्टर बॉम्बे में ही है, शुरुआत में ये भी कोलकाता में बना था। विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फिक्सेस द रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट? रेपो और रिवर्स रेपो रेट कौन फिक्स करता है? मॉनेटरी टूल्स है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई देखता है, तो आरबीआई ही फिक्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक? इनमें से कौन एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है? मैंने नेशनलाइजेशन पे एक वीडियो बनाया था, ठीक है, नेशनलाइजेशन पे और पब्लिक सेक्टर बैंक पे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दोगे, इनमें से कौन एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट देखो क्या होता है। मान लो ये एक व्यक्ति है, इसने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाया, ठीक है, ये कार्ड से स्वाइप करवा रहा है, कार्ड स्वाइप करवा रहा है। तो पेट्रोल पंप पे जब इसने कार्ड स्वाइप किया तो क्या हो रहा है, अब इसके पास वो मशीन है, पॉइंट ऑफ स्केल मशीन है इसके पास, जिसमें आपने कार्ड स्वाइप किया। तो मान लीजिए इसने 100 रुपीज दिए हैं, लेकिन इस पेट्रोल पंप वाले के पास 98 ही आएंगे। 2 रुपए इसका एमडीआर कट गया। क्यों कट गया एमडीआर इसका? बिकॉज सरकार ने इसको सुविधा दी है कि आप ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर सकते हो। दिस इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब देखते हैं, ओनली टैक्सेस दैट अ डिजिटल पेमेंट इंटेल्स द टोटल डिस्काउंट अ मर्चेंट, the rate charged to a merchant for payment processing services on debit and credit card transaction, the total discount a bank offer। अब देखो क्या है, यही तो है जो मर्चेंट के ऊपर रेट चार्ज किया कि आपको हम सर्विसेज दे रहे हैं, ये एमडीआर है। ठीक है, ये एमडीआर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, which of the following acts was amended to provide a statutory basis for the implementation of flexible inflation targeting framework? कहता है कि लचीली मुद्रास्फीति मतलब फ्लेक्सिबल टारगेटेड इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये हम लोगों ने कौन से एक्ट के अंदर किया था? ये हम लोगों ने किया था आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कहा था इन्फ्लेशन को फ्लेक्सिबल रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज प्राइमरली कंसर्न विद मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ये है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कि जब कभी भी कोई दिक्कत हो जाए, किसी भी देश में क्राइसिस आ जाए, तो ये मदद करेगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जो क्या कहता है, कहता है एनपीसीआई का पूरा नाम बताओ, जो रिटेल पेमेंट के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। एनपीसीआई स्टैंड फॉर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपसे मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में। ये आप लोगों के क्वेश्चंस थे, ठीक है, और लगभग हम लोगों ने इसके अंदर 65 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं। और आई थिंक आप लोगों को एक आइडिया लग रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चन टीसीएस पूछता है, या सीपीओ के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। पॉलिटी की कुछ हम लोग इसी तरीके की प्रैक्टिस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।